हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का या पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, और आप लोग पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। मतलब उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं। उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कर देते हैं। इसका आप लोग के एग्जाम में परिभाषा पूछेगा तो आप लोग सिंपल लिखिएगा कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर है तो यहाँ एक बिंदु है, तो यहाँ से प्रकाश निकला और निकला, इधर चला गया, 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 और यहाँ से क्या हो रहा है, यानी फैलती हुई प्रतीत हो रही है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उत्तल दर्पण होता है ना, जो प्रधान अक्ष के समांतर निकल कर एक बिंदु से निकल कर प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती चली जाती है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसका आप लोग एक फिगर बना दीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद है उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो एक बिंदु से प्रकाश आया, बहुत यहीं से प्रकाश आ रहा है, यहीं से प्रकाश आया, फिर टकरा कर एक बिंदु पर जमा हो गया, फिर यहाँ से प्रकाश से टकराया और एक बिंदु पर जमा हो गया, यहाँ से प्रकाश से टकराया और एक बिंदु पर जमा हो गया। मतलब अनेक तरह से प्रकाश कहीं कहीं से आ रहा है और एक बिंदु पर जमा हो जा रहा है। और इसमें क्या था, इसमें एक बिंदु से फैलता हुआ चला जाता था, और इसमें क्या होता है, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, एक बिंदु पर आकर क्या होती है, जमा हो जाती है। तो इसको लिखिएगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें ना परावर्तन के बाद क्या होता है, एक बिंदु पर आकर यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ पर आया प्रकाश, यहाँ पर से प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से गया, या यहाँ से टकरा कर गया, और यहाँ से आकर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर यहाँ एक बिंदु पर आकर एक बिंदु पर आकर एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है, जमा हो रही है, इसलिए हम लोग इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसको आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के लिए नियम क्या है। यह भी इम्पोर्टेंट है। गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के लिए नियम क्या है। तो गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख के 4 नियम है। ये चारों नियम है जो इम्पोर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहला नियम है, जब आपतित प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस शुरू हो जाती है। जब आपतित प्रकाश को देखिए, यह आपतित प्रकाश है, क्या है, आपतित प्रकाश है। जब आपतित प्रकाश को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो टकरा कर वापस क्या होती है, फोकस से होकर हो जाकर गुजर जाती है। जब आपतित प्रकाश की किरणों को जब आपतित प्रकाश की किरणों को ना प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के बाद में यह फोकस से होकर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे, प्रधान अक्ष यह क्या है, प्रधान अक्ष है, इसके समांतर भेजेंगे और यहाँ टकरा कर कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा भी। और अब देखिए, जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाता है। यहाँ पर एक अच्छा सा फिगर बना लीजिएगा, इसमें फिगर अच्छा से नहीं बना, इसको आप लोग ऐसे करके गोल कर लीजिएगा, ऐसे गोल कर लीजिएगा, और उसके बाद एक ऐसे सी रेखा खींच दीजिएगा, और ये क्या है, एक पी है, और इसका ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। क्या बोला, जब आपतित प्रकाश की किरणों ना वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पर सी है, सी से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाता है। तो परावर्तन यहाँ से होगा, परावर्तन यहाँ पर सही से भेजा जाता है और उसके बाद टकरा कर वापस अपने ही रास्ता पर लौट जाता है। तो इसको आप लोग को 2 नंबर भी समझ में। आप देखिए 3 नंबर में क्या बोला है, 3
3 नंबर बोला है, जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो जब आपतित प्रकाश की किरणों को ना फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। या आपतित प्रकाश है, इसको कहाँ भेजेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से होकर गुजरता है। फोकस से जब आपतित प्रकाश को जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है, यहाँ पर क्या है? फोकस है। फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। फोकस परावर्तन के बाद क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। और यह इसका क्या है? पी है जो ध्रुव है, यह फोकस दूरी है, और यहाँ पर सी है जो वक्रता केंद्र होगा। तो ये आप लोग को समझ में। अब देखिए 3 नंबर हो गया, उसके बाद 4 नंबर आता है। 4 नंबर में देखिए, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष के होकर होता है। जब प्रकाश की किरणों को ना ध्रुव से भेजेंगे, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए यह चित्र है, यह चित्र को देखिए, जब प्रकाश की किरण को ना ध्रुव से भेजेंगे, यहाँ पर इसका क्या ध्रुव है, तो यहाँ पर ध्रुव से भेजेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण और यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, और इसमें अभिलंब का कार्य प्रदान करता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आप देखिए, अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचे, मतलब अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचे। तो जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, देखिए यहाँ पर जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यहाँ पर क्या है? यह है वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी है, और ये क्या है? ध्रुव है, और ये फोकस दूरी। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो ऐसा चित्र बनता है। जब समांतर एक दूसरे के समांतर किरण पुंज जा रही है, और ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण में बनने वाली किरण रखते, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, ये क्या है? यहाँ पर वस्तु है जिसको अनंत पर रखा गया, यहाँ पर वस्तु है जिसको अनंत पर रखा गया, तब ऐसा चित्र बनेगा। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या बोला है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, यहाँ पर जब वस्तु को ना वक्रता केंद्र, वस्तु को वक्रता केंद्र, यह क्या है? अनंत के बीच रखा जाता है, और ये क्या है? एक अवतल दर्पण। ये क्या है? जो बाहर की तरफ उभरा है, तो ये उभरा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अवतल दर्पण बोलेगा। और जो धाता रहेगा ये क्या है? तो ये अवतल दर्पण है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो ऐसा चित्र बनता है। ए बी है और ई है, और ये पी क्या है? पी है जो ध्रुव है, उसके बाद सी वक्रता केंद्र, क्या? फोकस दूरी है। तो ऐसा बनेगा। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। आप चैनल पर नए नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दे। और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो आप लोग हमसे संपर्क जरूर करिए। आप लोग को नंबर दे रहे हैं 6203238462। नहीं तो आप लोग को चैनल के ऊपर बैनर में दिया गया, तो आप लोग उस पर भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में नोट्स दे दिया जाएगा। अब क्या बोला है देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर भी रखा जाता है, जब वस्तु को ना हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है? यहाँ पर एक को सीधा रखा गया है जो पी क्या है? ध्रुव है। उसके बाद एफ क्या है? फोकस दूरी है। और ए क्या है? ए है जो वस्तु है, और ए डैश है जो वस्तु का प्रतिबिंब रखा जाता है। वक्रता केंद्र क्या है? यहाँ पर। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र, जब वस्तु को ना वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो यहाँ पर वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र। यह है सी है जो वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब नीचे बनता है और ऊपर में वस्तु है, और यह प्रकाश परावर्तन, सीधा प्रकाश जा रही फोकस के समांतर टकराकर एक दूसरे से वापस जा रही है, और यह फिर फोकस एफ से भेजा जाता है प्रकाश को, तो क्या हो रही है? टकराकर वापस आ रही है। तो इस चित्र को भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, जो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। यहाँ पर देखिए एक वस्तु है, पी क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? यह अवतल दर्पण है। यह क्या है? एक अवतल दर्पण है। यह क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब वस्तु को ना वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, यह क्या है? ये है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? एक फोकस है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, ये क्या है? जो वस्तु है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस पर रखा जाता है तो क्या पर? नहीं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र क्या है? सी है, और फोकस क्या है? एफ है। इस पर वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, इस साइड में। तो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद 5 नंबर में क्या बोला देखिए, 5 नंबर में बोला है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, यहाँ पर देखिए एक क्या है? एक अवतल दर्पण है, और यहाँ पर एफ क्या है? फोकस है। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके विपरीत बनेगा। ए क्या है? वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा ए डैश, और समांतर किरणें अनंत की तरफ से। समझ में आ गया। उसके बाद आता है
जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। जब वस्तु को क्या बोला है, फोकस, तो वस्तु का फोकस यह है और फोकस और ध्रुव क्या, ध्रुव क्या है। तो फोकस और वस्तु को ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे की तरफ, यह बन रहा है। तो यह जो प्रतिबिंब को, जब वस्तु को कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव है तो फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, पी और ए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया और इसका कुछ हम आप लोग को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, जो काफी ज्यादा बार रिपीट करता है। तो आप लोग इस सभी को जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है पहला क्वेश्चन। देखिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा लगता है, तो ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा लगता है, धनात्मक। उसके बाद गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, ध्रुव से। उसके बाद गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता तिर्यक कैसा संबंध होता है, तो F बराबर R/2 होता है। ये सभी को आप लोग जरूर कर लीजिएगा और पिछला वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी कर लीजिएगा। और आप लोग हमको जो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।